ओके, सो हम ये बात कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट जिसमें सब लोगों ने एग्री किया, बोलो मैम, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वो है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सके, यानी बियॉन्ड अ सर्टेन एज ग्रुप, लेट्स से हर कंट्री में ऑलमोस्ट इतना ही है, 18 इयर्स, इंडिया में भी इतना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 साल के अगर आप हो गए हो, उससे ऊपर का जो भी इंसान है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, लड़की हो, लड़का हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, ये राइट होना चाहिए उसको, उसका मन नहीं, ये अधिकार लिखकर दो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, क्योंकि सबके पास में ये राइट है कि वो जिसको मर्जी आए उसको वोट दे सकते हैं। दूसरा, चॉइस होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी के लोग खड़े हैं बार बार, तो केवल नाम का इलेक्शन है, एक्चुअली में कोई चॉइस ही गिवन नहीं है। तो राइट टू वोट डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक अच्छा कैरेक्टर, मतलब एक अच्छा फीचर है। दूसरा है राइट टू चॉइस, यानी एक इंसान को चूज करने का राइट होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने वोट करने का राइट सबको दिया लेकिन चूज करने का राइट ही नहीं दिया, कोई और कैंडिडेट ही नहीं है। तीसरा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहती थी और तुम लोगों को पता है बट तुम लोगों ने बताया नहीं, वो है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। केवल किसी इंसान को वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट हर इंसान को इलेक्शन लड़ने का राइट भी होना चाहिए, करेक्ट? यस मैम। यानी एक फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक कंट्री वो है जिसमें कोई भी आम आदमी को ये राइट है कि वो अपना इलेक्शन लड़ सके, अगर वो चाहे तो खड़ा हो सके इलेक्शन में, करेक्ट? केवल वही लोग खड़े ना हो जो लोग पावर में रहते हैं, या फिर जो लोग रिच है, या फिर जो इन्फ्लुएंशियल है। ऐसा ना हो कि जो आम आदमी है लेकिन वो अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, उसको मौका ही ना मिले। तो क्या तीसरा राइट भी इम्पोर्टेंट नहीं है? यस मैम। इम्पोर्टेंट है। तो लिखो, लिखो हेडिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शन। A democratic election a democratic election can be called truly democratic. A democratic election can be called truly democratic if it has following characteristics. A democratic election can be called truly democratic if it has following characteristic. First, everyone should be able to choose, that is right to choose. Everyone should be able to choose, that is right to choose या right to choice. Everyone should be able to choose, that is right to choice. Everyone's vote value should also be equal, यानी हर एक के वोट की वैल्यू भी एक ही है। ऐसा नहीं कि रुद्र वोट देने गया तो काउंट किया 1 का 10 और अर्जुन वोट देने गया तो काउंट किया 1 का आधा, है ना? तो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के वोट की वैल्यू बढ़ा दी कि इसका एक वोट मतलब 1 लाख वोट के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। Everyone's vote value must be equal, सबके वोट की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, 1 आदमी 1 वोट, ठीक है? एंड एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, यानी सबको राइट टू चॉइस मिलनी चाहिए। लिख लिया? फर्स्ट है एवरीवन शुड मैम एक बी, बार। फर्स्ट है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, दैट इज राइट टू चॉइस, ठीक है? Everyone's vote value must be same or equal. Everyone's vote value must be equal. यस मैम। लिख लिया। दूसरा है there should be something to choose from, क्या हमने ये पढ़ लिया है? कुछ होना चाहिए यस जिसको मैम। चूज कर सके। यस मैम। सेकेंड पॉइंट है फेयर चॉइसेस शुड बी अवेलेबल। फेयर चॉइसेस शुड बी अवेलेबल।
आपने राइट टू चॉइस तो दे दिया है कि ठीक है तुम्हें चूज करने की आजादी, लेकिन चॉइस ही नहीं दी तो क्या चूज करें। तो फेयर चॉइसेस शुड बी अवेलेबल। सेकेंड पॉइंट, fair choices should be available. थर्ड है, इलेक्शन should be held at regular intervals. Elections should be held at regular intervals. Election should be held at regular intervals. ठीक है। Election Yes, should be ma'am. free and fair. That is corruption and corruption ही लिख लो, corruption free. Election should be free and fair, that is corruption free. Election should be free and fair, that is corruption free. ठीक है। अगर ये सब होगा तो जो फोर्थ पॉइंट है वो तो रिजल्ट होगा इसका, कि जो कैंडिडेट लोग प्रेफर कर रहे होंगे वही इलेक्ट हो जाएगा सच में, है ना। अगर ये चारों चीजें हुई तो देन फोर्थ पॉइंट तो रिडंडेंट लिखा है क्योंकि वो रिजल्ट है इलेक्शन का, करेक्ट। कि जो कैंडिडेट लोगों के द्वारा प्रेफर्ड होगा वो अपने आप ही इलेक्ट हो जाएगा अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो। ओके, तो इस तरह के इलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। क्या हर जगह, अब मेरा अगला क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड है और एग्जाम्पल अगर पता है तो बताओ, क्या सारा इलेक्शन, जितने भी इलेक्शंस होते हैं, आर दे ऑल फ्री एंड फेयर? नो मैम। No, ma'am. नॉट ऑलवेज। तो रियलिटी में क्या होता है इलेक्शन में? मैम करप्शन बहुत होता है। मैम जो पावर में होती है जो पार्टी वो अब ज्यादा यूज कर पाती है तो किसको मैम जो पावर में हेल्प पार्टी होती मिलती है है। वो मैम डर्टी ट्रिक्स यूज करती है ताकि वो हम अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। करेक्ट, यानी कि ऐसा होना चाहिए तब हम एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहेंगे। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या ट्रूली इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं, तो चाइना में तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते ही नहीं है। लेकिन अगर इंडिया में भी पूछा जाए तो 50% हम यस कह सकते हैं, लेकिन 50% नो भी होगा। क्यों? क्योंकि जो भी इंडिया में बहुत ज्यादा रिलीजन की ट्रिक्स यूज होती है पॉलिटिक्स में लोगों को बहकाने के लिए, बहुत ज्यादा पावर का, मनी का यूज होता है इलेक्शंस में, है ना। करोड़ों रुपए लोगों को दिए जाते हैं, सीट बेची जाती है ना। वोटर्स को पैसे दिए जाते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करें। बल्कि वोटर को वोट करना चाहिए फ्री विल, जिसने अच्छा काम किया उसको वोट देना चाहिए। लेकिन बहुत बार वोटर्स पैसे लेते हैं, किसी ऐसी पार्टी को वोट करते हैं जिन्होंने पैसे दिए होते हैं। तो बहुत करप्शन चलता है रियलिटी में हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में, करेक्ट। एट द सेम टाइम मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताया था कि एवरीवन शुड हैव राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, है ना। हर एक इंसान के पास इलेक्शन लड़ने का राइट होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में जो पार्टी पावर में होती है वो लोग अपने ही कैंडिडेट को लड़ने के लिए सीट देते हैं। किसी भी आम आदमी को तो एमपी की सीट देते नहीं लड़ने के लिए, टिकट नहीं मिलता है आसानी से, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विश टू गो और यू विश टू गो, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस वाले तुमको ऐसे ही टिकट दे देंगे लड़ने के लिए कि तुम आम आदमी हो चलो तुम नो इलेक्शन मैम। लड़ लो? नहीं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग पॉलिटिकल टर्म है जिसका मतलब पैसा वैसा लेन देन, ठीक है। इसके लिए भी बहुत ज्यादा पैसे की लेन देन चलती है। जो लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं उस पोजीशन में, उस एरिया में, जिनके पास वोट बैंक होता है, ये सब कैलकुलेशन के आधार पर ही टिकट दी जाती है पार्टी में। तो हर एक इंसान के पास राइट टू वोट तो है, लेकिन राइट टू इलेक्शन हर एक के पास नहीं है इंडिया में। या फिर कह लो है लेकिन वो यूज नहीं हो पाता है क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शंस को, और जो नॉर्मल लोग हैं उनको मौका ही नहीं मिलता है कभी पॉलिटिक्स में उतरने का, करेक्ट। तो ये बताओ रियल सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे सही करेंगे? एक और क्वेश्चन इसी में है कि प्रॉब्लम तुम्हें पता है तो कैसे सही करेंगे?
सोच के बताओ। बोलो मैम, ऐसा कोई लॉ ले आए जिससे बैन ही हो जाए इलेक्शन हाँ, में मैम पैसा ऐसा वैसा कह खर्चा करना, कह सकते हैं। है ना? ऐसा कोई लॉ अगर कंट्री में आ जाए जिससे इलेक्शन में पैसे का यूज करना बैन ही हो जाए, मना ही कर दिया जाए सारी पॉलिटिकल पार्टी को, सब तब तो सब बराबर हो जाएंगे। और किस हिसाब से पार्टी टिकट बांटती है इसका भी वो आंसर दे, ये भी वो बताए कि उन्होंने किस आधार पर इस इंसान को टिकट दिया लड़ने के लिए इलेक्शन, क्या क्वालिफिकेशन था उसका, है ना? तब भी यानी पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से टिकट बांटती हैं, किस तरह से वो अंदर फंक्शन करती है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है, ये सब जवाब पॉलिटिकल पार्टीज दे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ग्रे एरिया में काम करती है, उनके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता है, और कभी बाहर आता भी नहीं है, ना कभी न्यूज में आता है, करेक्ट? कि बीजेपी के पास फंडिंग कहाँ से आई, कांग्रेस के पास फंडिंग कहाँ से आई, कौन सा एग्जाम देकर के अमित शाह बने बीजेपी का प्रेसिडेंट, किसी को पता है? नहीं। सब यही सोचते हैं कि मोदी के फ्रेंड है इसीलिए होम मिनिस्टर है, करेक्ट? तो यस मैम। ये सब पता होना चाहिए ना कि कौन सी क्वालिफिकेशन थी इनके पास, कि कौन सा इनके पास डिग्री है जो प्रत्युष के पास नहीं है, क्या ये नहीं बन सकता था होम मिनिस्टर? तो यही रीजन है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अंदर की ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, वो किस तरह से काम करते हैं, किस बेसिस पे वो चुनते हैं अपने लीडर्स को, और किस बेसिस पर टिकट बांटते हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, ये सब पता करना पड़ेगा, तब जाकर के करप्शन बंद होगा इलेक्शन में, करेक्ट? तो यू यस ऑलरेडी मैम। नो दी सोल्यूशन कि अगर हमें इलेक्शन सही करना है, अगर हमें इंडिया में ट्रूली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराने हैं, तो हमें क्या करना होगा? बोलो, सबसे पहले मैम करप्शन बंद करना होगा। लेकिन तुम लोगों को ये रटा रटाया आंसर रहता है, कभी समझ नहीं पाते हो, लिखा सब जगह देते हो, सब सवालों मैम का एक ही जवाब, करप्शन। ठीक है कि करप्शन कम करना होगा, लेकिन करप्शन कैसे कम करना होगा? ये जो रैलियां होती हैं, इसमें फंडिंग कहाँ से आई, किसने पैसा दिया इतने सारे लोगों को, रैली में इतनी ज्यादा फ्री चीजें बंटती हैं, अखिलेश यादव के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो सबको फ्री लैपटॉप बांट रहे हैं, आखिर कौन सा पैसा यूज कर रहे हैं, ये सब भी तो पता करना पड़ेगा ना। क्योंकि जब बात आती है सड़क बनाने की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने की, तो ये कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है, मोदी जी हमको पैसा नहीं देते। तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया कि तुम साइकिल बांट रहे हो, लैपटॉप बांट रहे हो, बताओगे तो यानी पार्टीज को ये बताना पड़ेगा कि उनकी फंडिंग कहाँ से आती है। ऊपर से पार्टीज को ये भी बताना पड़ेगा कि जो लोग पार्टी में पावर में है वो वहां पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्यों कोई आम आदमी पावर में नहीं पहुंच रहा है ना? तो ये सारी चीजें, प्लस केवल फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होगी कि प्रत्युष खुद गए और पूरी फैमिली को भी लेके इलेक्शन लड़वाने, जैसे कांग्रेस में होता है ना, बेटी दामाद बहू नाती पोते सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, है ना? तो परिवारवाद यानी फैमिली पॉलिटिक्स और डायनेस्टी पॉलिटिक्स ये नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम लोग को सोल्यूशन ऑलरेडी नहीं पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराए जा सकते हैं? यस मैम। कराए जा मैम मैम हाँ, वन नेशन और वन इलेक्शन भी सॉल्यूशन हो सकता है क्या? वेरी गुड। वन नेशन और वन इलेक्शन सॉल्यूशन क्यों हो सकता है? अच्छा ये बताओ, इसके क्यों हो सकता है? ये सॉल्यूशन तो है, बट ये क्यों सॉल्यूशन है? क्या एक नेशन में एक इलेक्शन कराने से क्या फायदा होगा? मैम जो इतने ज्यादा मैम जो पैसे खर्च होते हैं मैम इलेक्शन में, रैलीज में, उसके मैम एजेंडा या प्रोपोगेंडा चलाते हैं मैम जो गवर्नमेंट, मैम उसमें वेरी जो गुड। पैसे जो वेस्ट होता है वो बच सकता बोलो कि आप गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि भर भर के पैसा है तो हर दूसरे दिन इलेक्शन कराओ। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलप्ड पूरे हुए नहीं है, हमारे पास बहुत लोगों के पास अभी तक जॉब्स नहीं है, बहुत लोगों को एजुकेशन में दिक्कत है। तो ऐसी कंट्री में 28 इलेक्शंस कराना विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years प्लस एक सेंट्रल इलेक्शन भी कराना बहुत ज्यादा खर्चे का काम नहीं। क्योंकि जैसे ही सेंटर के इलेक्शन खत्म होते हैं, अगले साल किसी स्टेट का इलेक्शन आ जाता है, जैसे एक स्टेट का इलेक्शन खत्म होता है उसे अगले साल किसी और स्टेट का इलेक्शन हो जाता है। अभी पिछले साल राजस्थान का हुआ था, उसके पहले हरियाणा का हुआ था, अब यूपी का होने वाला है। यूपी का इलेक्शन खत्म होगा तो किसी केरल का इलेक्शन आ जाएगा, फिर उसका इलेक्शन खत्म होगा तो फिर 2024 में फिर से इलेक्शन आ जाएगा। यानी ये जो हर साल इलेक्शन में इतना, जितना इलेक्शन होता है उतना ही पैसा खर्चा होता है, रैली कराने में उतना ही करप्शन बढ़ता है। तो अगर एक ही साथ इलेक्शन करा दिया जाए तो ये खर्चा बच सकता है, इतना वेस्ट नहीं होगा, एक ही साथ एक ही मशीनरी में सेम इलेक्शन हो जाएगा, सेम डे पर, रोज रोज बूथ नहीं लगाना पड़ेगा ना, रोज रोज वोटर्स को दौड़ना नहीं पड़ेगा, मैम रोज रोज। हाँ, मैम लेकिन जो विनिंग पार्टी होगी मैम उसको बहुत ज़्यादा पावर नहीं मिल जाएगी? ये तो कॉन्सिक्वेंस है, अभी फायदे गिन रहे हैं, अभी नुकसान देखेंगे।
ठीक है, अब ये एक फायदा है, और क्या फायदा है? फेवर में सोचो, बोलो मैम ये एक इलेक्शन जीत जाते हैं लेकिन फिर दूसरे इलेक्शन के बारे में सोचने लगते हैं, ये काम करते ही नहीं है। जैसे बीजेपी आज जीत गई हरियाणा का इलेक्शन, अब अगले साल यूपी में इलेक्शन है तो सारे नेता चले गए यूपी, वहां दे रहे भाषण, ये काम कब करेंगे? जब ये हर साल इलेक्शन ही लड़ते रहेंगे तो काम कब करेंगे? करेक्ट। यानी पार्टी एक इलेक्शन जीतती है तो दूसरे इलेक्शन की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि इतने सारे इलेक्शन होते हैं इंडिया में, तो जो सेंटर में पार्टी होती है वो तो स्टेट्स के इलेक्शन भी लड़ती है, जैसे बीजेपी कांग्रेस, तो ये हर स्टेट में भी इलेक्शन लड़ते हैं और सेंटर के तो लड़ते ही हैं। तो इस चक्कर में एवरी टाइम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन। तो कभी भी ये फ्री होकर के केवल कंट्री के हित में पॉलिसीज नहीं बनाते, हमेशा ये ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये ऐसे डिसीजंस लेंगे जो इलेक्शंस में इनको नुकसान करेंगे तो ये वो डिसीजन लेते ही नहीं है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी यूपी में इलेक्शन थे तो बीजेपी ने फार्मर्स बिल वापस ले लिया तुरंत, क्योंकि उनको पता था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, उनका वोट कटेगा। तो यानी कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो ये सोचकर लिया जाता है कि इससे इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई इलेक्शन चल रहा होता है। समझ रहे हो बात? यस मैम। तो पार्टी कभी भी कंट्री के फेवर में इलेक्शन नहीं लेती, पार्टी हमेशा अपने और अपने इलेक्शन के फेवर में डिसीजन लेती है, इसीलिए कंट्री के भले के बारे में बाद में सोचती है, पहले खुद पावर में आने के बारे में सोचती है। तो अगर एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे तो 5 साल तो कम से कम शांति रहेगी, तो उनको ये पता रहेगा कि अब अगले इलेक्शन 5 साल के बाद ही होंगे, तो कम से कम 5 साल में 3-4 साल तो कंट्री के बारे में सोचेंगे। एक साल मानो इलेक्शन के बाद सोचेंगे तो सोचेंगे। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव क्या है? बताओ। नेगेटिव क्या है एक साथ इलेक्शन कराने का? सोच नहीं पा रहा है कोई। मैम एक्सेसिव पावर चल जाएगी मैम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। साइकोलॉजिकली वोटिंग, ऐसा नहीं कि इस बात पे डिस्कशन नहीं हुआ, इसके ऊपर सर्वे भी हुआ, और सर्वे में ऐसा पाया गया कि वोटर्स दो चीजें एक साथ नहीं चुन सकता। एक टाइम पे एक वोटर के दिमाग में एक पार्टी फेवरेट चल रही होती है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई लाइक बीजेपी टुडे, तो ऐसा नहीं कि मुझे सेंटर में बीजेपी चाहिए लेकिन स्टेट में मुझे कांग्रेस चाहिए, नहीं। हर एक इंसान की एक टाइम पे एक ही फेवरेट पार्टी होती है जिसे वो वोट देने जाता है। करेक्ट। और ऐसा देखा यस। गया है कि इसी वोटिंग बिहेवियर की वजह से जो पार्टी को लोग सेंटर में वोट देंगे, मोस्टली उसी पार्टी को स्टेट में भी वोट दे देंगे, क्योंकि एक साथ अगर बीजेपी 28 राज्यों में लड़ेगी इलेक्शन और एट द सेम टाइम सेंटर में लड़ेगी, अगर तुम बीजेपी को वोट देने गए हो तो 28 स्टेट में भी दे दोगे और सेंटर में भी दे दोगे उसी समय। करेक्ट। बिकॉज यू लाइक बीजेपी, और सेम टाइम पे इलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक साल बाद हो रहा है कि तुम्हें मौका मिल गया एक साल में बीजेपी को देखने का। मान लो कि तुम आज बीजेपी को पसंद करते हो लेकिन एक साथ तुमने एक साल देखा कि इसने कोई काम नहीं किया, तुम्हें नापसंद आ गई, तो अगले साल तुम स्टेट इलेक्शन में वोट नहीं दोगे। लेकिन एक मोमेंट पर आज तुम्हें पसंद है तो तुमने वोट दे दिया दोनों तरफ। तो ऐसे में एक पार्टी जो सेंटर में थी वही पार्टी सब जगह स्टेट्स में आ जाएगी, इसके चांसेस कितने हैं? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। 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 है। इस केस में हमारे इंडिया में एक प्रिंसिपल है फेडरलिज्म, ये वीक हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग? मैम वीक। बोलो मैम, फेडरलिज्म का तो मतलब ही यही होता है कि सेंटर की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, दोनों गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। स्टेट का फैसला सारा स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, सेंटर का फैसला सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। अगर एक ही पार्टी पावर में आ गई तो ये तो गदरी मचा देगी, ये तो इंडिया को एक स्टेट के जैसे ट्रीट करेगी, यानी एक्सेसिव पावर मिल जाएगी एक पार्टी को जो सेंटर इलेक्शन में जीती है। स्टेट्स में तो ये तो अपनी मनमानी करेंगे 5 साल तक। करेक्ट। तो ये एक डर है, लेकिन ये बस डर है, ठीक है। जितने वन इलेक्शन कराने से जितने एडवांटेज है उसके कंपैरिजन में डिसएडवांटेज काफी कम है। ये केवल सोच रहे हो कि एक्सेसिव पावर हो जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर पार्टी अच्छी निकल गई तो 5 साल में ही वो 15 साल का काम भी तो कर देगी। समझ रहे हो? तो ये अच्छा है। वेटेज अगर हम देखा जाए तो वन इलेक्शन वन टाइम वन नेशन वन इलेक्शन इज अ बेटर अप्रोच,
क्यों? क्योंकि इससे हमारा टाइम बहुत बचता है। अगर हम एक साथ एक एग्जाम की प्रिपरेशन करें और एक साथ 10 एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो क्या लगता है परफॉर्मेंस किसमें बेटर आएगी? हम जब एक साथ एक मैम जो एग्जाम एक साथ एक एग्जाम है, इसलिए एक साथ इलेक्शन कराने में वोटर्स का एक्चुअल बिहेवियर भी पता चलेगा कि किस पार्टी को वो फेवर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एफिशिएंसी बढ़ेगी लोगों की, क्योंकि फिर वो सवाल पूछ पाएंगे कि 5 साल का पूरा टाइम था क्या किया। अभी तो खुद भी पता है वोटर्स को कि हर बार नए इलेक्शन की तैयारी करने में लगी हुई पार्टी, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा कंट्री में। क्या सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। यस कॉन्सेप्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसे हम अपने वर्ड्स में आगे लिख लेंगे। फिलहाल के लिए हमने आगे की चीजें भी मैंने पहले एक ही साथ बता दी है, ठीक है? तो बीच का भी कुछ पढ़ लेते हैं। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या लगता है क्या होता है कंपटीशन? मैम कि सारे मैम, जो पार्टीज के बीच में पावर में आने का कंपटीशन। ओके, तुम मुझे ये बताओ कि कंपटीशन क्यों जरूरी है? कंपटीशन से मैम डर रहेगा, हम जो पावर में जो पार्टी है मैम उसके यहाँ पे डर रहेगा कि मैंने जब कुछ खराब काम किया तो मैम अपोजिशन पार्टी पावर में आ सकती है। वेरी गुड। यहां से लेकर के यहां तक, यानी इस वाले पूरे पैराग्राफ में और इसमें सेम ही चीज लिखी है। हम चाहते तो है कि एक पार्टी पावर में आए मेजॉरिटी के साथ में और वो स्ट्रिक्ट डिसीजन ले कंट्री के फेवर में, क्योंकि कोलिजन तो हम भी प्रेफर नहीं करते कि 10 पार्टीज मिल करके एक सरकार बनाए और बात बात पे एक दूसरे को धमकी दे कि मेरी बात मानो वरना मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा, मेरी बात मानो वरना मैं समर्थन वापस ले लूंगा, सरकार गिरा दूंगा तुम्हें, है ना? तो कोलिजन में गवर्नमेंट बनती है तो तुरंत गिरने का खतरा रहता है, क्योंकि अगर पार्टीज को उनके मत मन मुताबिक पोस्ट और पोजीशन नहीं मिली तो वो कोलिजन को तोड़ के आगे बाहर निकल जाते हैं, और किसी के पास मेजोरिटी नहीं होती है तो फिर सरकार गिर जाती है। कोलिजन का तो नहीं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल कंपटीशन जरूरी है। यानी कि अगर पॉलिटिक्स में, अच्छा तुम्हारा अगर, ये तो एकदम क्लासरूम के जैसा है, अगर कोई अच्छे बच्चे का कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो क्या वो अच्छा बनने की सोचेगा? फॉर एग्जाम्पल तुम एग्जाम में अकेले बैठे हो, तुम्हें फर्क पड़ता है इस बात से कि तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? नो मैम। मैम नो क्यों मैम। नहीं पढ़ता? मैम क्योंकि आना फर्स्ट तो ईयर फर्स्ट है। ही है। करेक्ट। पढ़ो या ना पढ़ो, एग्जाम ना भी दो तब भी फर्स्ट ही आना है, क्योंकि तुम अकेले हो, रेस में अकेले दौड़ रहे हो तुम। धीमे दौड़ो या तेज दौड़ो, कोई फर्क पड़ता है? नो मैम। नहीं पड़ता, क्योंकि आना तो फर्स्ट ही है। यही हाल पॉलिटिकल कंपटीशन का है। अगर कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वही पॉलिटिकल पार्टी बार बार इलेक्शन जीत रही है, तो वो अच्छा करे या बुरा करे, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है उस पार्टी को? तो ना तो उस पार्टी के मन में कोई डर रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि कितनी भी कोशिश करे आना तो हमें ही पावर में है। तो क्या वो गलत काम करेंगे, करप्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं? यस चांसेस मैम। है कि बहुत यस ज्यादा। मैम। क्या यही चीज नहीं लगता तुम्हें कि, और हम क्या सोचते हैं, प्रेजेंट स्टेट में बीजेपी का हमें कोई कंपटीशन दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट बीजेपी बार बार अपने कंपटीशन को किल करती है। वो सामने वाले पार्टी को ये प्रूव करने में लगती है कि ये किसी काम के नहीं है, हम अच्छे हैं। तो धीरे धीरे करके वो सारे कंपटीशन मार रही है। एक टाइम ऐसा आएगा, 27 स्टेट्स में तो पहुंच ही गई है, 4-5 स्टेट बचे हैं, उसमें भी अगर बीजेपी चली गई, आज मान भी लेते हैं कि बीजेपी अच्छा कर रही है, 4 साल के बाद अगर इनका दिमाग पलट गया तो हम कुछ कर पाएंगे? नो मैम। क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल कंपटीशन ही नहीं है। तुम बोलोगे अरे पसंद नहीं है मोदी, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है? ऐसी बातें होती हैं, सुनिए कभी कि हमारे पास तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, करे क्या? तो यही मैम दूसरी प्रॉब्लम। पार्टी को नहीं। दूसरी पार्टी, लेकिन अगर उन्होंने अपना सारा कंपटीशन बेस ही खत्म कर दिया, मान लो कि उन्होंने सारे पार्टी के लीडर्स को करप्शन में फंसा फंसा के जेल करा दी, अब कंट्री में केवल एक ही पार्टी है और तुम्हें उसी पार्टी को वोट देना है, तो क्या ये अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए? क्वेश्चन ये है। नो नहीं मैम। मैम। नो मैम। नहीं। यानी जो आंसर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? यस, बिकॉज पॉलिटिकल कंपटीशन क्रिएट्स अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और दो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा करती है। जब कंपटीशन होता है तो उससे जीतने की होड़ रहती है। पार्टीज परफॉर्म बेटर बिकॉज दे हैव अ फियर दैट दे माइट लूज। करेक्ट?
बस इतनी सी बात पूरे में लिखी हुई है, समझ गए? यानी Yes. yes if मैम we talk, they want to remain in power or get power and position for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. तो इसीलिए क्या करते हैं, पार्टीज डर की वजह से परफॉर्म करते हैं, है ना? How do we deal with this in real life? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and the more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. समझ गए? यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन एक अच्छी चीज है, पर प्रॉब्लम क्या है इसमें, हमारे यहाँ क्या होता है? बोलो मैम, होना तो ये चाहिए, जैसे हमने इलेक्शंस में भी देखा था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, बट रियलिटी में तो बहुत करप्शन होता है। उसी तरह होना तो हेल्दी पॉलिटिकल कंपटीशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अच्छा परफॉर्म करूं तो पार्टीज जो ऑपोजिशन होती है उसे भी तारीफ करनी चाहिए। अगर मैं गलत काम करूं तो ऑपोजिशन को मुझे क्रिटिसाइज करना चाहिए, बट करते जस्ट उल्टा है। हर सही काम में भी अपोज करते हैं। अगर कोई ढंग का काम भी कर रही है रूलिंग पार्टी, तो भी ऑपोजिशन अपोज ही करती है। ऑपोजिशन को लगता है कि उसका काम ही अपोज करना है, चाहे कोई भी बात हो, अच्छी या बुरी, उसको बस अपोज करना है। ऑपोजिशन का ये काम नहीं है। ऑपोजिशन का काम है गलत बात पर अपोज करना है, करेक्ट? अगर रूलिंग पार्टी सही कर रही है तो क्या उसे अपोज करना चाहिए? नो नहीं मैम करना चाहिए। तो No, ma'am. अगेन हेल्दी कंपटीशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मेंटेन रहती है, पार्टीज बेटर परफॉर्म करती है, बिकॉज उन्हें डर रहता है कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो अगले इलेक्शन में नहीं जिताया जाएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ये भी पता है कि एक्चुअली में पार्टीज एक दूसरे को बिना किसी रीजन के एलिगेशन लगाते हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सही पॉइंट पर अपोज नहीं करते हैं। दे अपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग बिकॉज दे डू नॉट लाइक अदर पार्टी इन पावर। क्या ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है? No, ma'am. फॉर नो मैम एग्जाम्पल, एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा बच्चा उसको देख करके सीख रहा है, ठीक है? और वो बच्चा जहां पर गलती कर रहा है वहां पर भी उस बच्चे ने गलती नहीं करी। ये एक हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि उसने अपने कंपटीशन से सीखा, उसकी गलतियों से भी सीखा कि इसने ये गलती करी, मैं ये भी नहीं करूंगा। और इस तरह जो बच्चा सेकंड आ रहा था वो अगली बार फर्स्ट आ गया, क्योंकि उसने वो गलतियां भी सुधार ली जो उसने देखा कि सामने वाला बच्चा कर रहा था। अब एक और दो और बच्चों का ग्रुप है, उसमें एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरे ने उसकी कॉपी चुरा ली, एग्जाम देने गया, उसका पेंसिल बॉक्स चुरा लिया, फिर एग्जाम का रिजल्ट निकला तो रिजल्ट का पेपर भी चुरा लिया। और इस चक्कर में जब जो बच्चा पढ़ रहा था उसको भी गुस्सा आई, तो अगली बार जब वो पेपर देने गया तो उसने उसका बैग ही चुरा लिया। तो बताओ क्या हो रहा है? हाँ, पहले बहुत केस में अच्छा। दोनों ग्रो कर रहे हैं, एक को देख करके दूसरा भी ग्रो कर रहा है, करेक्ट? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्दी कंपटीशन है तो अगर एक पार्टी अच्छा करती है तो दूसरी पार्टी उससे सीख के उससे बेटर करने की कोशिश करेगी। और जब डर्टी कंपटीशन होता है तो एक पार्टी जितनी डर्टी ट्रिक्स यूज करती है, दूसरी पार्टी उससे ज्यादा डर्टी ट्रिक्स यूज करने लगती है। इस चक्कर में करप्शन और बढ़ जाता है। तो ये कह दो कि मैम अगर कंपटीशन हेल्दी है तब तो कंट्री का करप्शन भी कम होगा, कंट्री की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर कंपटीशन हेल्दी नहीं है तो कंट्री की ग्रोथ भी कम हो जाएगी और करप्शन भी बढ़ जाएगा, करेक्ट? Yes, यस ma'am. मैम बस इतना ही लिखा है, ठीक है? तो कंपटीशन क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, ये भी सब उन्होंने लिख दिया है। तो अब एंड पढ़ लेते हैं इसका, बिकॉज बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं। सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर एंड पावर, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी केवल ये सोचती है कि हम पावर में कैसे आए, then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if the shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customer. यानी पॉलिटिकल पार्टी अगर अच्छा कंपटीशन है, भले ही वो केवल पावर में आना चाहे, लेकिन उसको काम तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट? तो अगर कंपटीशन रहेगा तो मजबूरी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे केवल पैसों में इंटरेस्ट है,
लेकिन अब मैं करूँ क्या, क्योंकि जब तक कस्टमर मुझे पैसा नहीं देगा मेरे पास पैसा आएगा नहीं, तो मेरी मजबूरी है कस्टमर को खुश करना, सो दैट वो मेरा सामान खरीदे। भले ही मुझे कस्टमर फूटी आंख नहीं सुना, भले ही वो देखने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे खुश करना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि जब तक वो सामान नहीं खरीदेगा मेरा सामान नहीं बिकेगा। यही हालत पॉलिटिकल पार्टीज की है। तो कंपटीशन बहुत जरूरी है, तभी ये मजबूर रहेंगे लोगों के हित में काम करने के लिए, वरना ये केवल अपने इंटरेस्ट में ही सोचेंगे। If he does not, customer will go and some other. Similarly, political competition may cause division and some ugliness, but it finally help to force the political parties and leader to serve the people. समझ गए? तो political competition बहुत जरूरी है, because इसके कितने भी negatives हो, but end result क्या है इसका? एंड रिजल्ट ये है कि ये मजबूर करता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो काम करे लोगों के फेवर में, अदरवाइज वो अगली बार पावर में आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है? सो अगर कोई कंट्री में पॉलिटिकल कंपटीशन ही खत्म हो गया तो उस कंट्री का पॉलिटिकल फ्यूचर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो क्या हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? हैविंग ओनली वन पार्टी एज एन ऑल्टरनेटिव, नो अदर ऑल्टरनेटिव? नो मैम। बोलो मैम। फिलहाल के लिए भले ही एक पार्टी पावर में है, लेकिन हम सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, हो सकता है 4-5 साल में कोई दूसरी पार्टी बचे ही ना बीजेपी के अलावा, जिसको लोग एज अच्छा ऑल्टरनेटिव देखते हो। इससे केवल उन पार्टीज के ऊपर खतरा नहीं है, बीजेपी की खुद की परफॉर्मेंस के ऊपर भी खतरा है, क्योंकि जब उन्हें पता चल जाएगा कि उनका कोई और ऑल्टरनेटिव बचा ही नहीं है कंट्री में, सो दे माइट नॉट डू गुड। क्लियर है? तो यस मैम। पॉलिटिकल कंपटीशन के ऊपर तुम लोगों को क्वेश्चन लिखना है, यही क्वेश्चन लिखना है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, राइट इट्स बेनिफिट्स। ठीक है? इसमें दो लिख सकते हो, हेल्दी कंपटीशन एंड अनहेल्दी कंपटीशन। ठीक है? एक हेल्दी कंपटीशन का क्या रिजल्ट होगा और एक अनहेल्दी कंपटीशन का क्या रिजल्ट होगा। ठीक है? क्लियर है? यस मैम। ओके। यस मैम। सो बच्चों आज के लिए इतना ही।